मध्य प्रदेश सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का परिश्रम, इसके बल पर घोड़ा डोंगरी भाजपा जीतेंगे। दुर्भाग्य है घोड़ा डोंगरी का कि 12 साल की सरकार, 15 साल के विधायक और 25 साल के सांसद के बाद भी घोड़ा डोंगरी के लोग आज भी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग वहाँ पर चुनाव में जा रहे हैं और मुझे बहुत उम्मीद है ये चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। तो सुना आपने कैसे अपनी जीत के दावे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस के मुखिया। तूफानी प्रचार तो शुरू हो गया दोनों ही पार्टियों का घोड़ा डोंगरी में। कोई किसी से कम नहीं पड़ना चाहता। सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे, ताबड़तोड़ रोड शो के साथ सभाएं की, तो कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। ओ फलिया घोड़ा डोंगरी में चुनाव प्रचार कर वोट मांगे और कांग्रेस को जिताने की अपील की। मैहर उपचुनाव की हार का बदला लेने के मूड में है कांग्रेस, तो बीजेपी हरगिज इस सीट को खोना नहीं चाहती। चलिए आपको बताते हैं कि भाजपा की इस सीट पर क्या है तैयारी। राजस्व मंत्री रामपाल सिंह को घोड़ा डोंगरी सीट पर उपचुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई। चुनाव के ऐलान के बाद मैदान में डटे पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह लंबे वक्त से बैतूल के प्रभारी मंत्री हैं और वो भी इस सीट पर लगातार दौरे कर रहे हैं। पार्टी के आदिवासी चेहरा विजय शाह को घोड़ा डोंगरी सीट के आदिवासी बहुल क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। घोड़ा डोंगरी सीट पर बंगाली समाज के 32 गांव में वोट साधने के लिए तपन भौमिक शुरुआती वक्त से ही सक्रिय। भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ रही बीजेपी का पूरा दारोमदार सीएम पर ही है। मुख्यमंत्री धुआंधार रोड शो और सभाएं करके बीजेपी प्रत्याशी मंगल सिंह को जिताने की अपील कर रहे हैं। भाजपा के बाद अब नजर डालते हैं कि कैसे कमर कसकर तैयार है कांग्रेस। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने घोड़ा डोंगरी सीट पर यादव वोटों की बहुलता को देखते हुए क्षेत्र में डेरा डाल रखा है। कमलनाथ की बैतूल क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ होने के कारण कांग्रेस उनका फायदा उठाना चाहती है और कमलनाथ ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए युवा वोटरों को साधने की कोशिश करेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह उइके को दिग्विजय सिंह का समर्थक माना जाता है। ऐसे में दिग्विजय सिंह का क्षेत्र में सक्रिय होना लाजमी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश भी इन दिनों क्षेत्र में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में भाजपा के हाथों मिल रही हार को जीत में बदलने के लिए कांग्रेस ने घोड़ा डोंगरी सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। सभी बड़े नेताओं को प्रचार के लिए घोड़ा डोंगरी बुलाया गया है। जातिगत समीकरणों के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं कराने की रणनीति दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनाई है। क्षेत्र में 90,000 आदिवासी, 30,000 यादव, 28,000 बंगाली मतदाता हैं। ऐसे में क्षेत्र में भीतरघात की समस्या से जूझ रही दोनों पार्टियों में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से IND24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। घोड़ा डोंगरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और इस बार जहां भाजपा की तरफ से उसके स्टार प्रचारक सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। वहीं सियासी संग्राम के दौरान दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सलमान खान आपका स्वागत करता हूं आई इंडिया एजेंडा में। घोड़ा डोंगरी की सियासी विसात पर किसे मिलेगी सफलता? क्या उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान का जादू चलेगा या फिर कांग्रेस मारेगी बाजी? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन चर्चा से पहले नजर डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। किसके सिर पर सजेगा घोड़ा डोंगरी की जीत का सेहरा? क्या इतिहास के उलट कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करा पाएगी या एक दफा फिर भाजपा मारेगी घोड़ा डोंगरी में बाजी? कहीं कांग्रेस की एकजुटता पर फिर से भारी तो नहीं पड़ जाएंगे शिवराज? और उस पर ज्यादा चर्चा के लिए दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। शैलेंद्र प्रधान साहब हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं दुर्गेश शर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ अपेक्षा हैं आपकी, क्योंकि अगर घोड़ा डोंगरी की बात की जाए
तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ है। देखिए, घोड़ा डोंगरी बेसिकली आदिवासी सीट है और हमारे आदिवासी जितने भी विधायकगण हैं वो अपनी ड्यूटी पे काम कर रहे हैं और हम लोग बड़े नेताओं के माध्यम से नहीं जीतते, हम लोग जीतते हैं बूथ के कार्यकर्ता से। तो हमारे सभी बूथ पर बूथ की मीटिंग हो चुकी है। अब हम पेज प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक ही फेज से माननीय शिवराज जी, वो मेहनत तो उनका रोड शो होता है, वो लगातार प्रवास कर रहे हैं और जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि हमारा उम्मीदवार मंगल सिंह जी युवा हैं, 40-45 की उम्र है, प्रताप सिंह जी 70 के ऊपर हैं। तो दोनों परिस्थितियों में एज फैक्टर भी हमारे उम्मीदवार का फेवर में है और प्रताप सिंह जी तो आपको ये लगता है कि उम्र बीच में आएगी? मैं मतलब युवा उम्मीदवार से वोटर जल्दी जुड़ता है और जो पुराना उम्मीदवार होता है उसको थोड़ा सा, बुजुर्ग लोग उसके साथ जरूर होते हैं पर युवा उसको उससे उनसे जुड़ने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसा मुझे लगता है हमारी युवा कार्यकर्ताओं की टीम भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पुनः जीत निश्चित है। बिल्कुल। दुर्गे जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधान साहब ने तो साफ तौर से कह दिया है कि युवा उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं जो उम्र का जो फासला है वो वोटरों पर भी असर डालेगा। निश्चित ही इस चुनाव के अंदर जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, चुनाव की जो वहाँ पर जो हम लोगों को वहाँ से फीडबैक मिल रहा है या जो हम वहाँ जाकर देख रहे हैं, उसमें इनके पास में कुछ वहाँ पर जनता के बीच में जाके बोलने बताने के लिए है ही नहीं। इसलिए ये सिर्फ प्रत्याशी की उम्र का अंतर बता रहे हैं। प्रत्याशी हमारे जो 70 बोल रहे हैं, 70 के नहीं हैं, कम हैं, पर काफ़ी अनुभवी हैं। वह पहले मंत्री रह चुके हैं और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व में कर चुके हैं। लगातार जो 12 वर्ष और 13 वर्ष जो होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी करनी और कथनी वहाँ ही आज ही देखने को मिल गई जब स्वयं शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करने निकले और उनकी गाड़ी एक ऐसे रास्ते पे फंस गई जहां पर उनको धक्का देके उनके लोगों को, गाड़ी को किसी तरह आगे लाना पड़ा। जब वहां पर जाके उन्होंने देखा तो सड़क थी ही नहीं। अब सड़क थी नहीं, कह रहे हैं शिवराज सिंह जी भैया इस रोड पे क्यों ले आए? भैया जहां जो रोड है ही नहीं, आपने वहां का विकास किया ही नहीं, वहां एक नहीं अधिकतम क्षेत्र ऐसा ही है, क्योंकि आदिवासी इलाका है, इसलिए इन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद में ये बात कर रहे हैं कि साहब हम कैंडिडेट की उम्र के कारण हम हमारे युवा को जो है जिता लेंगे। भैया युवा जिते या कोई भी हो, जो आप पिछले 25 वर्ष से आपके सांसद वहीं के हैं, क्यों नहीं वहां का विकास हुआ? क्यों नहीं आप कोई ऐसी चीज वहां का प्रस्तुत कर रहे हैं कि साहब हम इस आधार पे हम चुनाव जीत जाएंगे, हमने यहाँ पर ये विकास का काम किया? जी बिल्कुल, लेकिन कैंडिडेट की बात अभी हम करेंगे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं जी, तो उस पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वही बात कर रहा हूं आदरणीय कि आज जो है पूरा घोड़ा डोंगरी क्षेत्र, पूरा बैतूल क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर विकास के नाम पर बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है। उसका पूरा सबसे बड़ा सवाल ये भी कहा जा सकता है, जिस तरीके से अब कैंडिडेट की बात तो चल ही रही है, लेकिन मूलभूत सुविधा, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं घोड़ा डोंगरी में, आदिवासी बहुल क्षेत्र कहा जाता है, कि लोगों को अब भी टीबी के बारे में जानकारी नहीं है और भी कई ऐसे संसाधन हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, जबकि एक अरसे से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के कैंडिडेट वहां से हमेशा जीते रहे हैं। देखिए, माननीय वो शिवराज जी भटक गए थे और इसलिए वो गाड़ी थोड़ी सी रेत में फंस गई। तो बहुत नई बात नहीं है, चुनाव के दौरान कुछ कार्यकर्ता जो आगे होते हैं वो गलत दिशा में कई बार गाड़ी को ले जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे गांव हैं, हर गांव जाने की ले जाने की उम्मीदवार के प्रति या माननीय मुख्यमंत्री को ले जाने की इच्छा हमारे कार्यकर्ता में थी। जहाँ तक विकास का बात कर रहे हैं,
तो हम जब से आए, जब से तो विकास हुआ भी है, उसके पहले तो कोई इनके यहाँ से जाता भी नहीं था। और माननीय शिवराज जी ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सुविधा मिली है, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक होता है तभी सौगात क्यों, पहले सौगात क्यों नहीं? नहीं, हमारी तो निरंतर चल रही है कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं की प्रयास। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र साहब आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगा कि जातिगत आधार पर भी चुनाव अब लड़ने की बात सामने आ रही है, दलित वोटों को साधने का काम किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जातिगत तो जैसे अब आदिवासी, तो हमारा आदिवासी विधायक तो उस क्षेत्र में काम करेंगे ही, और फिर बाकी यादव वोट नहीं है, वो गवली वोट है। बिल्कुल, जिस तरीके से गवली वोट भी काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी दी गई है बंगाली वोटों को साधने के लिए। बंगाली वोट तो हैं, पर तपन भौमिक जी हमारे संगठन के कार्यकर्ता रहे, अभी वो पर्यटन निगम के अध्यक्ष जरूर बन गए, इसके पहले वो तो संगठन मंत्री थे। तो उनका कार्य करने की जो पद्धति है, वो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के उनके साथ मिलके जुलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने की बिल्कुल पद्धति है। वो कोई नेता नहीं है, हमारा नेता तो एक ही है, माननीय मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं, उनका चेहरा और जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में काम हुए उसका हम लोगों को लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी पुनः। बिल्कुल दुर्गे जी, अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी के साथ देखी जा रही है, जो पिछड़े बोर्ड हैं जी उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब राजनीति सामने आ रही है। कांग्रेस वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे चुनाव लड़ रही है, और वह चुनाव है उस क्षेत्र का विकास। क्योंकि लगातार 15 वर्ष से विधायक बीजेपी के, सरकार मध्य प्रदेश के अंदर लगातार 13 वर्ष से बीजेपी की, वहां का सांसद लगातार 25 वर्ष से बीजेपी का। हम वहां पर जाके सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जो सरकार को करना चाहिए, जो विस्थापितों को पट्टे देना था, चौपना क्षेत्र के अंदर विस्थापितों को पट्टे देना था, इन्होंने पट्टे नहीं दिए। इन्होंने मात्र जाके 108 पट्टे, अभी चुनाव के पहले शिवराज सिंह जी ने कहा कि चुनाव की स्थिति आ रही तो 108 पट्टे बांट दिए। ये जो इस तरह का केवल खोखला वादा, खोखले आश्वासन, इन सब चीज को जनता के बीच में लेके जा रही है। जो यथार्थ है उस यथार्थ पे बात कर रही है। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराई है और यदि शिवराज सिंह चौहान को अपनी वहां पर जीत की में संशय दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ भी धराशायी होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने ओएसडी को, जो कि एक आईएएस अधिकारी रिटायर्ड थे, उनको अपने यहाँ से हटा के और क्षेत्र में भेजा, जिससे ये प्रस्तुत दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि प्रशासनिक क्षमताओं का दुरुपयोग करने की ये एक साजिश के रूप में उनको मैं मानता हूं, उनको वहां भेज के अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भट्ट जी की उपस्थिति वहां पर यही दिखाएगी। यदि आपको किसी भी तरह आपके काम पे, आपके प्रत्याशी पे, आपके द्वारा किए हुए कोई कार्य वहां पर व्यवस्थित दिखाई देते तो शायद आप इस तरह का कोई कार्य नहीं करते। जैसे हमेशा की तरह एक बार फिर वही आरोप लग रहा है कि मशीनरी दुरुपयोग किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासनिक मशीनरी का। देखिए, अरुण भट्ट जी रिटायर्ड अधिकारी हैं, और वो अगर कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं और उनकी सौम्य ही इच्छा जागृत हुई तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। कोई वो रेगुलर एम्प्लॉय तो थे नहीं, वो कलेक्टर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनका संपर्क होगा, निश्चित ही उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को वो देना चाहते हैं, और इसलिए वो स्वयं अपनी भावना से, और निश्चित ही कोई भी अधिकारी कर्मचारी रिटायर होके अगर सरकार के या दल से जुड़ना चाहता है तो कोई रोक थोड़ी होती, कोई इस पे कोई इसमें प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कहाँ हो गया। देखिए, ये सब बातें, ये आरोप, ये तो हमेशा हर चुनाव में लगाते आ रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे। प्रधान जी आरोप नहीं लगा रहे हैं, यथार्थ जो दिखाई दे रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि भट्ट जी, अरुण भट्ट जी आपके कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे तो उनको पार्टी का मेंबर बना के रखते। माननीय सीएम साहब ने अपने स्टाफ में रखा हुआ था। आज यदि सीएम के स्टाफ का आदमी वहां जाके खड़ा होता है तो निश्चित ही प्रशासनिक कार्य करने वाले लोगों पे उसका दबाव पड़ता है कि कल ये फिर सीएम के संग खड़े दिखाई देंगे और
और हमको वहां नफा नुकसान उसका देखना पड़ेगा। तो ये यथार्थ है और हम आपको चैलेंज के संग कह रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी आज फिर एक बार ईमानदारी से, यदि हम पूरे पिछले कई चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुए उसमें सैद्धांतिक रूप से यदि बीजेपी के कैंडिडेट कहीं मिले तो वे हमेशा धराशायी हुए, चाहे बोरीबंद का मामला हो चाहे झाबुआ का। हमने हर जगह जीत दर्ज करी है और यदि कहीं जो हमारी पार्टी यदि चुनाव में कहीं सशक्त अपने हार यदि देखी थी तो वह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं, किसी न किसी तरह लोक प्रलोभन के द्वारा प्रधान साहब, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर भीतरघात की अगर बात की जाए तो बीजेपी के अंदर खुलकर सामने आ रहा था घोड़ा डोंगरी के अंदर, क्योंकि 24 घंटे पहले ही किसी और को टिकट देने की बात चल रही थी और उसके बाद किसी और को दे दिया गया। नहीं, देखिए, ये तो जो चुनाव समिति निर्णय लेती है, चुनाव समिति के पहले 2-3 लोगों के नाम पैनल में रहते ही हैं और ये तो कभी नहीं कहा जा सकता कि जो पैनल में नाम है उसमें किसको मिलेगा। अब जैसे भी राज्यसभा का भी है तो उसमें भी ऐसा नहीं कह सकते कि इनको मिलेगा और इनको। इस चीज को जो दावेदार है उनको समझना चाहिए ना, फिर खुलकर वो मीडिया के सामने क्यों इस बात का विरोध कर रहे थे? नहीं, वो 2-4 दिन नाराजी रहती है, बाद में वो सब काम करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की बहुत ज़्यादा वो नहीं होता विद्रोह की भावना। अल्टीमेटली ये राष्ट्रवादी विचारधारा वाले ही लोग तो कितना आपको लगेगा क्या फर्क पड़ेगा इस पर चुनाव पर? नहीं, काय का हम लोगों का बूथ लेवल पे कार्यकर्ता होता है। बूथ लेवल का कार्यकर्ता किसी गुट का नहीं होता, वो कार्यकर्ता स्वयं की भावना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्य में व्यस्त रहता है। इसलिए इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। इनके यहाँ पड़ता होगा कि ये इस गुट का कार्यकर्ता होगा। शर्मा साहब, जिस तरीके से बीजेपी की अगर देखा जाए तो इस तरह की जो मसला था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने भी आया था कि किसी और का नाम चल रहा था और ऐन मौके पर किसी और को टिकट दे दिया गया। आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे यहाँ किसी भी कैंडिडेट से किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं किया गया, ना हमारे यहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति जिसने टिकट मांगा हो और वो इस तरह का विरोध कर रहा हो कि नहीं साहब मेरे को क्यों नहीं दिया, इसको क्यों नहीं दिया। जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है और जैसा प्रधान जी कह रहे हैं कि गुटबाजी या इस तरह की, तो हमारे यहाँ तो है नहीं, इनके यहाँ की साफ दिखाई दे रही है, उसकी घबराहट भी इनकी दिखाई दे रही है। आज इनके पास में चुनाव के अंदर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा शिवराज सिंह का ले जाके वहां खड़ा किया। आज वही शिवराज सिंह वहां पर जाके जब रेत की सड़क के अंदर जब उनकी गाड़ी फंसती है तो वे प्रशासन पे कहते हैं कि ये कौन सी जगह पे मुझे लेके आ गए। तो प्रधान जी उस चीज को प्रस्तुत करते हैं कि वे भटक गए थे। तो भैया क्षेत्र तो वही है, विधानसभा क्षेत्र उतने में घूम रहे हैं। यदि एक सड़क से बगल वाली सड़क पे चले गए तो मतलब आप यदि चुनाव प्रचार करने भी जाएंगे तो पहले अपने सामने रेड कारपेट बिछा के प्रचार करेंगे या यथार्थ को भी देखेंगे कि वहां कहां पानी भरा हुआ है, कहां कीचड़ भरी हुई है। जो जनता जिसका समस्या का निदान चाहती है उस पर कभी ना आप ध्यान देंगे ना चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी, कांग्रेस वहां चुनाव जीतेगी और कांग्रेस वहां एक ताकत के संग में अपना परचम वहां पर लहराएगी। प्रधान साहब, जिस तरीके से अगर कांग्रेस की भी अगर बात की जाए तो एक बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ की बात की जाए, दिग्विजय सिंह की बात की जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की एकजुटता का फर्क इस सीट पर देखने को मिलेगा? देखिए, ये आदिवासी सीट है, इसमें बड़े बड़े चेहरे लाने का कोई उपयोगिता नहीं है। यहाँ तो बूथ के कार्यकर्ता की आवश्यकता है। आप मालूम नहीं ये बड़े चेहरे ला रहे हैं क्या? ले आए ये राहुल गांधी को भी और सोनिया गांधी को भी, इनको रोका कौन? मुख्यमंत्री जी को उतारा है। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो हर चुनाव में जाते हैं और ये उनकी ड्यूटी है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, ये उनका कर्तव्य है। इसकी ड्यूटी नहीं है? नहीं है ना, पर ये तो कोई बड़े नेता नहीं, इनका तो निरंतर संपर्क है। माननीय शिवराज जी ने आदिवासी क्षेत्र में बहुत काम किया है और हमारा कार्यकर्ता बेसिक हमारी शक्ति है बूथ की। वो हमारा कार्यकर्ता अपने कार्य में लग गया है और हम जीतेंगे। बिल्कुल। दुर्गे जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? क्योंकि अगर मुद्दों की अगर बात की जाए तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस भुना सकती है इस चुनाव के दौरान।
निश्चित लेकिन ही आपने क्या कुछ ऐसी प्राथमिकता बना रखी? निश्चित ही सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रियता। वहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा क्षेत्र में की जो अनदेखी की गई है वो है एक सबसे बड़ा मुद्दा। उसके बाद में वहां पर क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कई बार जाके बिजली के लिए बोला कि हम कम से कम दरों पे बिजली देंगे। वहां आज लूट मची हुई है बिजली के नाम पे। पहले तो बिजली देते नहीं है, देते हैं थोड़ी बहुत, तो उसके चोरी के नाम पे हजारों और करोड़ों मतलब हजारों रुपए के बिल जो आम जनता को पकड़ाए जा रहे हैं वो एक वहां मुद्दा है। वहां उस क्षेत्र के अंदर विस्थापन के बाद में जो पट्टा दिया जाना है वो पट्टा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को जो वहां पर ले जाके विस्थापित किया गया है, रह रहे हैं, पर उनके पास में उसका मालिकाना अधिकार नहीं है। उसके लिए पूरी तरह से संघर्ष कांग्रेस हमेशा करेगी। ये एक कुछ खास मुद्दे हैं जिन पर वहां चुनाव लड़ा जा रहा है और इन्हीं आधार पर वहां कांग्रेस अपना परचम फहराएगी। बिल्कुल। शैलेंद्र साहब, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि कौन से वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो बीजेपी है वो आश्वस्त नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी, ओबीसी, एससी के लिए जो भी कार्य किए हैं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ हमने बेनिफिट दिया, हर कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ उस दृष्टि से प्रयास कर रहा है। तो हमारी तो शक्ति हमारे कैडर में है, हमारे नेता में नहीं है, हमारे कार्यकर्ता में है। और यही पार्टी का संगठन है, यही हमारा मूल सोच है। हमने काम किए होंगे, अब अभी तक किए हैं, सिर्फ ये एक ही तो चुनाव जीते हैं और बड़ी बूम मचा रहे हैं। और इनका मन, हाँ मान गए, एक विधानसभा, एक लोकसभा, इसके अलावा आप कौन सा चुनाव जीतते हो? आप जबरन मत परेशान हो, आप अपने बड़े बड़े नेताओं से कह दो आ जाएं। ये भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, आप लोग काय को धूप में अपने सर लपेट लपेट के घूम रहे हो? जी दुर्गे जी, अंतिम प्रतिक्रिया। प्रधान जी, जो आप बात कह रहे हैं कि हम 2 चुनाव जीते हैं, निश्चित ही हम वो दोनों चुनाव जीते हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, ना कि बीजेपी के द्वारा इधर उधर से लाए हुए प्रत्याशियों को जो गणित बाजी के तहत या श्याम दाम दंड भेद से आपने जो करे थे। आपका सैद्धांतिक प्रत्याशी भोरीबंद पे भी था और आपका सैद्धांतिक प्रत्याशी झाबुआ में भी था, जो बीजेपी का प्रत्याशी था, उसको हमने धराशायी किया, हराया। आपका यहाँ पर बीजेपी का कार्यकर्ता प्रत्याशी यदि है तो वह निश्चित ही वहां पर धराशायी होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ रहा है। आपके पास में क्षेत्र के अंदर बात करने के लिए कुछ नहीं है, क्षेत्र के अंदर विकास का कोई काम नहीं किया आपने, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ आपके नेताओं पे, आप वहां पर जातिगत आधार पे, वहां आदिवासी और ओबीसी और इन आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम वहां पर विकास और वहां के लोगों की समस्याओं के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और यही बात आपको इस बार वहां दिखाई देगी और आपको बताएगी कि यदि आप विकास और ईमानदारी से जनता के बीच में काम नहीं करेंगे, जनता काम नहीं करेंगे, तो आज ही नहीं, आने वाली 18 में भी हम आपको उखाड़ के फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हम बात कर रहे थे घोड़ा डोंगरी की घुड़दौड़ की, यानी कि उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए, दिग्गजों की बात की जाए, तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। बीजेपी का अपना दावा है कि बीजेपी जीत हासिल करेगी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि जीत उसकी होगी, जीत का सेहरा उसके सर पर बंधेगा, लेकिन उसके लिए एक इंतजार करना होगा उस वक्त का जब नतीजे सामने आएंगे और सामने आ जाएगा कि कौन जीतता है। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही।